मैं आज आपको ग्रुप के अंदर वाउचिंग वेरिफिकेशन के वर्ड में नोट्स सेंड कर दूंगी। ठीक है, अभी जस्ट वेट। कुछ प्रॉब्लम है किसी को वाउचिंग वेरिफिकेशन वाले नोट्स के अंदर जो आप लोगों ने रीड किए हैं? यस, आप लोग अगर रिप्लाई नहीं देंगे तो मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ आज। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट से पूछ लीजिए। मैम एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करवा। देखिए वाउचर्स क्या होते हैं। फर्स्टली आपको वाउचर्स गिवन था, मैं फास्ट रिवाइज करवा रही हूँ। वाउचर कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड है कि आपने इस एक्सपेंडिचर को किया है या फिर आपने इस इनकम को अर्न किया है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी एविडेंस होता है, जो पीस ऑफ पेपर है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हमारे पास में, दैट इज नोन एज वाउचर। और ये हमेशा रिटर्न के अंदर ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वाउचर के लिए वो क्या आ जाते हैं? एक तो रिटर्न रिकॉर्ड है। किसका रिटर्न रिकॉर्ड है? कि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है। ठीक है, लाइक आपने कोई इनकम अर्न करी है या कोई पेमेंट डिसबर्स किया है या फिर कोई एक्सपेंडिचर हुआ है, इसका रिटर्न में जो प्रूफ है दैट इज नोन एज वाउचर्स। वाउचर्स के टाइप्स गिवन है, एक्सटर्नल इंटरनल बहुत बार पढ़ चुके हैं। जो बाहर से हमें वाउचर मिलता है एक्सटर्नल पार्टी से, जैसे परचेज बिल हो गया दैट इज एक्सटर्नल वाउचर, सेल्स बिल हो गया दैट इज इंटरनल वाउचर, है ना। ओरिजिनल मतलब जो ओरिजिनल वाउचर होता है दैट इज नोन एज ओरिजिनल, जैसे फर्स्ट कॉपी जिसमें रिटर्न प्रिंटेड होता है ना। और कोलेट्रल का मतलब एक तो फोटोकॉपीज भी हो सकती है, जैसे मान लो मेरे पास में ओरिजिनल परचेज बिल घूम गया है तो मैंने उसका फोटोकॉपी डुप्लीकेट इशू करवा लिया, दैट इज माय कोलेट्रियल। इसके अलावा जो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो सेकेंडरी वाउचर्स होते हैं, जो मेरे ट्रांजैक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें भी हम कोलेट्रियल वाउचर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ट्रांजैक्शन, ये कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, परचेज का ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, इसका मेन जो वाउचर होगा वो होगा परचेज बिल। ठीक है, नाउ उस परचेजेस का मैंने गुड्स रिसिट नोट हो गया मेरे पास में कि मुझे ये गुड्स रिसीव्ड हो चुके हैं। ठीक है, ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे ओरिजिनल वाउचर को, मेरे ओरिजिनल बिल को सपोर्ट कर रहा है गुड्स रिसीव्ड नोट, कि ये गुड्स मेरे फैक्ट्री पे आ चुके हैं जिसका परचेज बिल ये है। तो जो सेकेंडरी चीज होती है दैट इज ऑल्सो नोन एज कोलेट्रियल वाउचर्स। क्लियर? कोलेट्रियल मतलब सेकेंडरी वाउचर्स हो गए एंड फोटोकॉपीज हो गए, दोनों चीजें इंक्लूड करके लिखनी है। मिसिंग वाउचर नाम से ही पता चल रहा है, अगर कोई वाउचर मिस हो जाता है, जैसे हमारे पास में सेल्स बिल है 1 से लेके 100 तक के, उसमें से 5th नंबर का बिल मुझे नहीं मिल रहा है तो दैट इज नोन एज मिसिंग वाउचर। वाउचिंग सबको पता है क्या होती है। वाउचिंग के अंदर हम किसी भी ट्रांजैक्शन की चेकिंग करते हैं, क्या वो ट्रांजैक्शन कंप्लीटली रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, सही अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए अथॉरिटी मिली थी या नहीं मिली थी, जो वैल्यूज का हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा है वो करेक्टली लिखा या नहीं लिखा, ये सारी चीजें चेक करने के लिए ऑडिटर क्या करता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कलेक्ट करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वाउचिंग कहते हैं। इसके अंदर हम क्या डिटरमाइन करते हैं? एक्चुअली ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। क्या डिटरमाइन करते हैं वाउचिंग के अंदर? ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। वर्ड याद रखना, ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। ऑथेंटिसिटी के अंदर सारी चीजें आ गई, कंप्लीटली रिकॉर्ड है या नहीं है, करेक्टली रिकॉर्ड है या नहीं है। ठीक है,
इसका हमें अथॉरिटी भी मिला था या नहीं मिला था इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए, ये सारी चीजें। डिस्क्लोजर अगर करना है, किसी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसा है कि उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए, तो वो डिस्क्लोजर प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है, लॉज की कंप्लायंस हुई है नहीं हुई है, हर एक चीज वाउचिंग के अंदर आ जाती है। तो वाउचिंग को एक सिंगल वर्ड में अगर आपसे पूछे व्हाट इज वाउचिंग, तो वाउचिंग का मतलब क्या है, ऑडिटर एग्जामिन कर रहा है किसी भी ट्रांजैक्शन को उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए कि ये करेक्टली एंटर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, दैट इज नोन एज वाउचिंग। देन वेरिफिकेशन क्या होता है? क्या हुआ, आज सब लोग बड़े सुस्त लग रहे हो, नो आंसर। Verification account balance यानी assets क्या क्या चीजें आप assets और liabilities का verification होता है। existence ownership पता लगाते हैं, Ownership check करते हैं, existence, valuation। यस, तो ना वेरिफिकेशन मैंने ये दिया है। क्या होता है वेरिफिकेशन का मतलब? वेरिफिकेशन के अंदर हम ट्रुथ एस्टेब्लिश करते हैं, है ना, ये चीज याद रखना। हम क्या करते हैं वेरिफिकेशन के अंदर? फैक्ट को एस्टेब्लिश करते हैं। क्यों फैक्ट को एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि लाइक यस ये असेट है, तो ये रियल में असेट यहाँ पे मौजूद है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उस चीज को, है ना, ये ओनरशिप इसका हमारी एंटिटी का ही है। तो ये सारी चीजें हम रियल में देख रहे हैं, इसलिए हम वेरिफिकेशन में फैक्ट्स या ट्रुथ एस्टेब्लिश करते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रुथ एस्टेब्लिश कौन से प्रोसेस में होता है, तो वाउचिंग में होता है या वेरिफिकेशन के अंदर होता है? वेरिफिकेशन। ओके, देन अगेन हम इसके अंदर ओनरशिप, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, ये सारी चीजें चेक करते हैं। लाइबिलिटीज के लिए हम चेक करते हैं कि भाई ये चार्ज है ना, हम पे हमें पे करना है ना रियल में, ये चीज हम वेरिफिकेशन के अंदर लाइबिलिटीज के लिए डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, एक और वर्ड मैंने यहाँ पे दिया हुआ है पोजेशन। पोजेशन का मतलब समझते हो सब लोग कि इसका पोजेशन मेरे पास है या मतलब ये चीज मेरे पास पड़ी है या अभी किसी और के पास में पड़ी है, उसे कहते हैं पोजेशन। जैसे गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस है, तो ओनरशिप तो मेरी है उसकी, क्योंकि गुड्स अभी तक मुझे अप्रूवल मिला नहीं है, बट उसका गुड्स ट्रांसफर हो जाते हैं। गुड्स का जो पोजेशन है, जो रियल में फिजिकल गुड्स है, वो किसी और के पास में है, तो बोलते हैं पोजेशन मेरे पास में नहीं है। तो ओनरशिप और पोजेशन दोनों ही चेक किए जाते हैं यहाँ पे, है ना। मेन हम फोकस 3 वर्ड्स पे ही करते हैं। ओनरशिप, क्योंकि ओनरशिप हमारी है तो हमारी बुक्स में आना चाहिए। पोजेशन चाहे किसी के पास भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए ओनरशिप, वैल्यूएशन और एग्जिस्टेंस, ये 3 चीजें मेनली चेक की जाती है। इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स आपने पढ़े होंगे, बहुत इजीली आपको समझ में आ गए होंगे। देन वेरिफिकेशन किया कैसे जाता है, तो इंस्पेक्शन करके, ऑब्जर्वेशंस लेके और कंफर्मेशन से हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये तीनों टर्म्स ऑडिट एविडेंसेस की याद है आप लोगों को, टेक्निक से, मेथड से? OICAI मैंने आपको क्या था ना? ठीक है, तो वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम? इंस्पेक्ट कर सकते हैं जाकर के, ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर कंफर्मेशन, डेटर्स क्रेडिटर्स की कंफर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, वाउचिंग वेरिफिकेशन में डिफरेंस बताने की कोई जरूरत है? नो मैम। है ना, ये बहुत अपन अच्छे से 4-5 दिन तक कंटिन्यू कर चुके थे। देन वाउचिंग इन्वेंट्री का कैसे करेंगे, सेल प्रोसेस का कैसे करेंगे, फिक्स एसेट्स का कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट पेजेस के अंदर गिवन है। ये सब आप अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने कहा था कि स्कैनर से मैं आपको करवाऊंगी, तो देखिए ऑडिट एविडेंसेस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सारे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं नोट्स के अंदर। नोट्स के बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी आप लोगों का नहीं आया हुआ है। 4-5 बार टेक्निक्स आ रखी है, ऑडिट एविडेंसेस का मीनिंग आ रखा है। ठीक है,
ऑडिट एविडेंसेस, डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन रेगुलरली आते हैं। वर्किंग पेपर क्या होती है, परमानेंट ऑडिट फाइल क्या होती है, करंट ऑडिट फाइल क्या होती है, और ऑडिट नोटबुक क्या होती है। डॉक्यूमेंटेशन का मेन पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और उससे हमें क्या एडवांटेजेस होते हैं, है ना। यानी कि जो भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर में दिए हैं, ऑडिट एविडेंसेस चैप्टर में दिए हैं, ठीक है, ये चीजें आपके हर एक क्वेश्चन मिनिमम 2 बार तो एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो ही चुका है, ठीक है। मैंने अभी अभी आपके पास्ट ईयर्स के पेपर्स चेक कर लिए थे, तो मैंने सोचा कि वापस से यही चीजें आपको डिस्कस करके टाइम वेस्टिंग होगा, कुछ भी ऐसा नहीं गिवन है कि हम वापस से उसे डिस्कस करें। हम नोट्स में ऑलरेडी सारी चीजें 2 बार पढ़ चुके हैं। तो मैं आज आपका स्टार्ट कर रही हूँ न्यू चैप्टर, दैट इज अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंटरनल कंट्रोल, है ना। अभी आपका चैप्टर नंबर 7 नहीं ले रही हूं मैं, आपका चैप्टर नंबर आई थिंक 9th होगा, ये 9th, यस 9th ही है, इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है, ठीक है, वो हम अभी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब आपको आपकी नोटबुक के अंदर क्या क्या करना है पहले ये समझ लो। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन वाला जो चैप्टर था, उसके जो वर्ड के नोट्स है मैं आज आपको अभी हैंड टू हैंड क्लास के बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी, वहां से ले लेना, प्रिंट करवा लेना। इसको जो मैंने आपको अभी जो नोट्स पढ़ाए हैं, इसमें से इन्वेंट्री, फिक्स एसेट से रिलेटेड पॉइंट आप ऑलरेडी नोटबुक में लिख चुके होंगे। अगर किसी ने नहीं लिखे हैं तो आप जो मैंने मैनुअल नोट्स है उन्हीं को कॉपी कर लो, है ना, या फिर आपकी इच्छा है तो जो वर्ड फाइल मैंने आपको सेंड करी है उन्हीं को लिख लो, और एक बार दोनों को कंपेयर कर लेना। अगर कोई पॉइंट कहीं पे मिसिंग है तो वो अपनी नोटबुक में जरूर डाल लेना, ठीक है। तो जो चीज मैंने आपको मैनुअल दी है उसका वाउचिंग वाला पार्ट, वाउचर्स वाला पार्ट और वेरिफिकेशन वाला पार्ट, जो स्टार्टिंग का थियरी पार्ट है, 2 पेपर्स, वो पेपर अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेना, ठीक है, ताकि एग्जाम टाइम में आपको ये चीजें याद आ जाए कि वाउचिंग के अंदर एग्जामिनेशन करते, ट्रांजैक्शंस की ऑथेंटिसिटी चेक करते, और वेरिफिकेशन के अंदर हम फैक्ट का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये 2 पॉइंट्स, ये 2 पेपर्स आप लोग आपकी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। एक पेपर जिसके पास में अभी साथ साथ में जो इंटरनल कंट्रोल्स अगर कोई हैंड टू हैंड नोट कर रहा है तो वो 2 पेपर छोड़ दे वाउचिंग वेरिफिकेशन के लिए, और देन इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर स्टार्ट करें। क्लियर, सबको समझ में आ गया क्या करना है? यस मैम। है ना। चलो, अब मैं पहले, अभी तो मैं आपको यही कहूंगी कि अभी कुछ नोट ना करो, मैं शेयर कर दूंगी फाइल, तब आप नोट कर लेना। पहले अपना जो मैं पूछती हूँ उसका आंसर दोगे तो आपको ये चैप्टर समझने में इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज आपको ये चैप्टर समझने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। मैंने कोई भी फाइल अभी तक शेयर नहीं करी है, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप लोग आंसर्स दो, देन मैं आपको फाइल शेयर करूंगी। इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग क्या समझाया हुआ है मैंने सबसे पहले नॉर्मल पे बताइए। I'm checking of business safeguards. मैम ये एक्चुअली वो कंट्रोल होता है जो मैनेजमेंट लगाते हैं, मैनेजमेंट लगाते हैं। हाँ, क्यों लगाता है मैनेजमेंट? को कम करने के लिए। मैम इनहेरेंट रिस्क होता है उसको कम करने के लिए। जो भी हमारे बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है ना, उन सारी रिस्क को, फ्रॉड्स को, एरर्स को रिड्यूस करने के लिए मैनेजमेंट कुछ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स अप्लाई करता है अपने बिजनेस में। उन पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को ही हम क्या कहते हैं, इंटरनल कंट्रोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। नाउ देखिए, इस चैप्टर के अंदर 3 वर्ड्स है। पहले इस चैप्टर का जो टाइटल है वो समझिए। टाइटल में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो क्या? हाँ, न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, इंटरनल कंट्रोल। मैं आपने तो बोला था वो नोट से पढ़ाऊंगी वाउचिंग वेरिफिकेशन वाला चैप्टर। तो नोट्स से अभी अभी हमने फास्ट ट्रेडिंग किया ना, पढ़ा दिया मैम। ओके मैम, ठीक है। नाउ इस चैप्टर का जो टाइटल है वो टाइटल क्या है, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। यानी इस चैप्टर के अंदर हम
तीन पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट है इंटरनल कंट्रोल, सेकंड है इंटरनल चेक और थर्ड है इंटरनल ऑडिट। अब इन तीनों के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, डिफरेंस तो बहुत मेजर है पर अभी समझो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ये सब एक दूसरे के पार्ट्स हैं, है ना। सबसे वाइड लेवल पे है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल का ही एक पार्ट है इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल का ही एक पार्ट है इंटरनल ऑडिट। क्लियर, सबको समझ में आया? तीन पार्ट्स है इस चैप्टर के, कंट्रोल, चेक एंड ऑडिट। ओके, कंट्रोल सबसे हाईली लेवल पे है, देन उसी का कंट्रोल का एक पार्ट है इंटरनल चेक और कंट्रोल का ही एक पार्ट है इंटरनल ऑडिट, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमें सिर्फ नॉलेज है कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, चेक और ऑडिट आज के लिए भूल जाओ कि क्या होते हैं, हमने नाम ही नहीं सुना। अब सबसे पहले हमको इतना पता है कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं कि हमारे बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क है, रिस्क बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। उसमें से एक रिस्क हम बार बार बोलते हैं भाई फ्रॉड्स होने का, एरर्स होने का रिस्क हो सकता है। उन फ्रॉड एंड एरर्स को, उन रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए मैनेजमेंट कुछ पॉलिसीज बना देता है, कुछ प्रोसीजर्स बना देता है ताकि इन एरर्स को, फ्रॉड्स को हम क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। इंटरनल कंट्रोल कभी भी ये श्योरिटी नहीं देते हैं कि इनको अप्लाई करने के बाद में आपके बिजनेस में रिस्क जीरो हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या रिस्क बोला? मिनिमाइज हो सकता है, जीरो नहीं होगा। पॉसिबल नहीं है मैम ऐसा, है ना, रिस्क जीरो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसमें मिनिमाइज होता है। रिस्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, बट उसे जीरो करना कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इंटरनल कंट्रोल्स की भी खुद की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उन लिमिटेशंस की वजह से हम हमारी रिस्क को कभी जीरो नहीं कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं ये रिस्क, रिस्क जो हम बार बार बोल रहे हैं, तो ऐसी कौन सी रिस्क होती है बिजनेस में जो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बिजनेस को अज्यूम करो, जैसे मान लो आप आईटीसी के अंदर वर्क करते हैं, तो आईटीसी कंपनी के बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। मैं सिर्फ आज आपको वो चीज़ें बता रही हूँ ताकि प्रैक्टिकली आपको इंटरनल कंट्रोल हमेशा के लिए समझ में आ जाए। ये चैप्टर आपका फाइनल में रिपीट आएगा, ठीक है, इसलिए फाइनल में भी ये 25 मार्क्स का चैप्टर है, ये सिंगल चैप्टर 25 मार्क्स का है। आज अच्छे से समझ लोगे तो फाइनल में भी आपको काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगी। थोड़ा सा वाइड लेवल पे आएगा, अभी हमारे पास में थोड़ा सा कम लेवल पे है। ओके, देन इंटरनल कंट्रोल्स रिस्क को कवर करने के लिए लगाए। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम आईटीसी कंपनी के अंदर हैं, तो हमारे बिजनेस में क्या केवल एक सिंगल डिपार्टमेंट होगा या अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे? बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। बहुत सारे है ना, डिपार्टमेंट, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन सेल्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, सेल्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, है ना। ठीक है, अब हर एक डिपार्टमेंट की अपनी खुद की एक रिस्क होगी खुद की एक रिस्क, मैम है ना। हर एक डिपार्टमेंट का अपना यहाँ पे एक रिस्क लेवल होगा, ठीक है। उसी रिस्क लेवल को मैनेजमेंट क्या करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। अगर मैं बात करूं कि परचेज डिपार्टमेंट है ना, परचेज डिपार्टमेंट में ओनली मुझे किसकी बताओगे आप लोग, परचेज डिपार्टमेंट के बारे में सोचना है। परचेज डिपार्टमेंट में क्या क्या रिस्क हो सकती है अगर मेरे यहाँ पे कोई भी इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है, मैंने जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरे परचेज डिपार्टमेंट में 5 बंदे बैठे हैं, है ना, या फिर एक ही बंदा, मान लो एक ही बंदा बैठा है, तो वो क्या क्या रिस्क हो सकती है मेरे को उस बंदे से या उस परचेज परचेज में डिपार्टमेंट ऊपर से। नीचे कर सकता है, मतलब इसमें फ्रॉड कर सकता है। अगर अपन उस पर कंट्रोल नहीं लगाएंगे तो अपनी मर्जी से किसी भी प्राइस पे परचेज करेगा और Yes. कुछ भी क्वांटिटी पे परचेज करेगा जो कि Good. शायद रिक्वायर्ड भी नहीं है उस पॉइंट ऑफ टाइम Very कंपनी का। वेरी गुड, स्टोर रूम में आने से पहले ही गायब कर देगा क्वांटिटी। Yes, मैम वेरी मैम गुड, परचेज ज्यादा करेगा पर कम शो कर देगा। वेरी गुड, है ना। तो ये सारी हमारे पास क्या है, रिस्क है परचेज डिपार्टमेंट में। अब आप सोचो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में,
ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहाँ हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अगर हमारे वहाँ पे 10 लोग हैं, ठीक है, और हमारा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो क्या क्या रिस्क है हमारे पास वहाँ पे? मैम अगर रॉ अपन मटेरियल का लॉस हो सकता है मैम, और मैम फिनिश प्रोड्यूस नहीं करेंगे मैम वो। कुछ नहीं उस पे करेंगे। कंट्रोल नहीं लगाएंगे तो वो उस शायद क्वालिटी को मेंटेन नहीं करेंगे प्रोडक्शन के टाइम ज्यादा वेस्टेज करेंगे मैम। वेस्टेज इंक्रीज हो जाएगा। वेस्टेज इंक्रीज हो जाएगा, है ना, रॉ प्रोडक्ट मटेरियल की ज्यादा, क्वालिटी मैम खराब हो जाएगी। प्रोडक्ट की टाइम क्वालिटी, वेस्ट टाइम करेंगे, ज्यादा कंज्यूम टाइम हो करेंगे। जाएगा। टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, है ना, और लेबर्स इनएफिशिएंटली भी वर्क कर सकते हैं। यस मैम। अथॉरिटी का गलत यूज करेंगे। मशीनरीज अगर खराब हो रही है तो कोई उन पे ध्यान नहीं देगा, ये सारी चीजें हो सकती है ना। जब भी हमें रिस्क की बात कर रहे हैं तो हमें क्या सोचना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या क्या यूज में आता है, मशीनरीज, पर्सन, है ना, और एक रॉ मटेरियल। तो इन तीनों से रिलेटेड रिस्क हमें वहां पे लिखनी है। आपने बहुत सारी रिस्क मुझे बता दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट समझते हैं आप लोग क्या काम करेगा? यस यस मैम। यस मैम, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट। रिक्रूटमेंट ऑफ रिसोर्स। हाँ, रिक्रूटमेंट करता है, सैलरी Human resource को डिसाइड maintain करता है ना। स्टाफिंग वाला रोल प्ले कर। तो एचआर डिपार्टमेंट में क्या रिस्क हो सकती है हमारे यहाँ पे? मैम वो खुद के जो नोन्स होंगे उनको प्रमोट करेगा। Yes. वो मतलब जो Yes. एफिशिएंट वर्कर, खुद के रिलेटेड पार्टीज को वो हायर कर सकता है, पॉइंट चाहे करेगा। वो यस मैम। कंपनी इसके कंपनी का अन्य इंटरेस्ट स्किल्स को भी कर कंपनी का इंटरेस्ट ना देखकर वो उन लोगों के हेल्थ मतलब का जो इंटरेस्ट relatives देखेगा हैं, मैम। रिलेटिव्स का इंटरेस्ट। ठीक है। और नॉर्मली एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, सैलरी स्ट्रक्चर भी वही डिसाइड करता है, ठीक है। मैम ज्यादा शो मैम, करेगा खुद के सैलरी पर relative कम को पे ज्यादा करेगा अन्य स्किल को पे। इनएलिजिबल पर्सन्स को अगर वो उसके रिलेटिव हैं तो वो हायर सैलरी पे उन्हें अपॉइंट कर सकता है। तो ये सारी रिस्क हमारे पास में होगी एचआर डिपार्टमेंट पे, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट पर्सनल्स को संभालता है। मतलब हमारे यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड टू सैलरी या किसी भी टाइप की, तो वो एचआर डिपार्टमेंट से पहले जाकर के क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। इसलिए एचआर डिपार्टमेंट का पोलाइटली होना बहुत जरूरी होता है। तो नाउ वो क्या कर सकते हैं, पार्शियलिटी भी कर सकते हैं कि खुद के जो रिलेटेड पर्सन है या उसके जो फेवरेट पर्सन है उनको वो ज़्यादा तवज्जो दे और अदर पर्सन्स को ना दे, ठीक है। अच्छा, अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या क्या रिस्क हो सकती है? फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये हो सकता है कि जहाँ पे शायद अलोकेशन फंड्स की जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है उससे ज्यादा वो अलोकेट करें। Yes, वो लोग very प्रॉपर good. यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे फंड्स का। जहाँ पे जिस प्रोजेक्ट में जितनी रिक्वायरमेंट है उधर उतना ना डिवोट करके वो शायद ऐसी जगह डिवोट करेंगे जो एक वेस्टेज होगी कंपनी के लिए। वो मिस यूटिलाइजेशन कर सकते हैं टोटली मिला करके हमारे, वो अपना प्रॉफिट देखिए। अपनी पर्सनल प्रॉफिटिंग के लिए फंड्स का मिस यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। पर्सनल पर्पस के लिए वो हमारे यहाँ से कैश लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। लोन्स हायर रेट्स पे ले सकते हैं अगर वहाँ से उन्हें कोई बेनिफिट हो रहा है। तो ये सारी हमारी क्या हो गई, रिस्क हो गई एक बिजनेस के अंदर, ठीक है। इन्हीं सारी रिस्क को कवर करने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है, इंटरनल कंट्रोल लगाता है, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल केवल एक एरिया के अंदर नहीं लगते हैं। अच्छा, अब बताइए मुझे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमारा मेन वही एरिया है, अभी हमें उसी का ऑडिट करने जा रहा है फाइनेंशियल्स का। तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या रिस्क हो सकती है? परचेज ज्यादा शो कर दे या कम कर दे, एंट्री नहीं करे, को रिकॉर्ड नहीं करे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देगा वो। सेल्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है मैम। सेल्स प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होगा अगर कोई कंट्रोल नहीं लगाए जाएंगे तो। गुड, है ना। तो टोटली मिला के कोई ट्रांजैक्शन ओमिट हो सकता है, कोई ट्रांजैक्शन रॉन्गली रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है। हम किसी ट्रांजैक्शंस को, उसके एविडेंसेस को, सारी चीज़ों को हटा सकते हैं और फेक चीजें बना सकते हैं, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं हम लोग, विंडो ड्रेसिंग भी इधर ही डिपार्टमेंट प्रॉपरली टाइमली। हम अगर हमारे ऊपर कोई कंट्रोल्स नहीं होंगे तो ट्रांजैक्शन आज का है और हम आलस में 10 दिन तक उसे रिकॉर्ड ही ना करें तो टाइमली हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं होंगे। जब टाइमली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं होंगे, टाइमली ऑडिट नहीं होगी, टाइमली एजीएम नहीं होगा, तो हमारे ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज लग सकती है, ठीक है।
अगर हमें टाइमली हमने पीएफ का डिडक्शन नहीं किया, क्योंकि सारा काम किसका है, एचआर डिपार्टमेंट और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट दोनों का मिला करके है ये। पीएफ डिडक्शन नहीं किया सारा टाइमली, तो हमारे ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज लग सकती है। तो ये सारे रिस्क है हमारे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के साथ में। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रिस्क हो सकती है, और इन्हीं सारी रिस्क को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स लगाते हैं। तो अब देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ इंटरनल कंट्रोल्स के। पहले मैंने आपको एक फाइल शेयर करी है, इसके अंदर देखिए मैंने कुछ रिस्क समझाई है। पहले परचेज डिपार्टमेंट में क्या रिस्क होती है, गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, ये सारी हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार अब फटाफट से रीड कर रही हूँ। लोअर रेट पे हमने परचेज किया, बट उसको एंट्री हायर रेट पे करवा रहे हैं, ठीक है। हमने रिलेटेड पार्टी से गुड्स परचेज कर रहे हैं, हम ऑर्डर दे रहे बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, जबकि हमें उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, और हम खुद चोरी करके लेकर के जा रहे हैं, है ना। यानी कि हमने गुड्स अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज में ले लिया, या फिर फैक्ट्री गेट पे आया और वहीं से हमने क्या कर दिया, उसको आने से पहले ही रास्ते में ही सेल कर दिया, ठीक है। और कुछ भी बोल दिया कि भाई रास्ते के अंदर चोरी हो गई या कुछ भी। तो इस टाइप की सारी रिस्क परचेज डिपार्टमेंट के साथ है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आपने बहुत सारी चीजें बोली, वही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रहे, आप स्टैंडर्ड्स डिसाइडेड है, जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए, जो आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर पढ़ रहे हो कि एक फिनिश्ड गुड्स बनाने में 2 घंटे लगने चाहिए, 4 केजी रॉ मटेरियल लगना चाहिए, जो स्टैंडर्ड डिसाइडेड है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स आर नॉट इन प्लेस, गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, आइडल टाइम ऑफ लेबर बहुत ज्यादा आलस में काम कर रहा है ना। लंच टाइमिंग है उसका 2 से 3, पर वो 2:45 बजे ही चला जाता है और 3:15 बजे आता है। तो आधा घंटा डेली का हमारा वेस्ट कर देता है। डेली हमारा आधा घंटा वेस्ट करता है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे 100 एम्प्लॉयज हैं, आधा घंटा डेली वेस्ट हो रहा है, साल के 300 दिन खराब होंगे, और 1 घंटे का हम उसे 100 रुपया देते हैं, तो हमारा कितना मनी वेस्ट हो गया उनकी आइडल टाइम से। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा इसका मनी आ जाएगा कि हमारा कितना मनी वेस्ट हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक रिस्क है। मटेरियल वेस्टेज हो रहा है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए आपको स्टेप्स नहीं दे सकते, जो मैंने कहा मशीनरीज, कि हमारे यहाँ पे मशीनरीज भी यूज में आएगी, तो हो सकता है हम मशीनरीज थोड़ी खराब होने वाली है, बट हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे कि जब पूरी खराब हो जाएगी, ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद में ही देखेंगे। अगर कंट्रोल्स नहीं है तो ये सारी चीजें हो सकती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप नहीं कर रहे, ये सारी रिस्क आप मुझे बता चुके हैं। एचआर डिपार्टमेंट में अगेन वही रिलेटेड पार्टीज को हायर कर लोगे, इनएलिजिबल पर्संस को, सैलरी स्ट्रक्चर ढंग से डिसाइड नहीं करोगे, टीडीएस की कंप्लायंसेस या बोगस एम्प्लॉयज अपने आप दिखा दोगे, क्योंकि हायर करना हमारे में मतलब बोगस मतलब फेक एम्प्लॉयज। आपने किसी को हायर नहीं किया बट फिर भी उन्हें दिखा रहे हो, उनकी सैलरी दिखा रहे हो और फिर उसका पैसा खुद उठा रहे हो, है ना, दैट इज। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आपने बहुत सारी चीजें बोली कि मिस यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अगर एक्सेस मनी है तो लोन हम ले रहे हैं हायर रेट्स के लिए, लोन हम ऐसी जगह के लिए ले रहे हैं जहाँ पे नीड ही नहीं है, और वहां से पैसा अपने पर्सनल पर्पस के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज को लोअर रेट्स पे ग्रांट कर रहे, केवल लोन लेना ही फाइनेंस का डिपार्टमेंट का काम नहीं होता है, पूरा मनी का प्रोक्योरमेंट एंड डिसबर्समेंट दोनों ही काम किसके होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के, कि हमें पैसा लेना कहाँ कहाँ से है और हमें पैसा इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करना है, ठीक है। दोनों ही काम फाइनेंस डिपार्टमेंट के होते हैं। तो हमने जो भी नॉर्मली रिस्क बोली वो पैसा लेने के लिए बोली, पैसे का यूटिलाइजेशन के लिए हमने ज्यादा रिस्क नहीं बताई थी। तो ये यहाँ पे मैंने वो रिस्क भी दी हुई है कि हमने लोन दिया एम्प्लॉयज को लोअर रेट्स पे दे दिया, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स को हम शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए यूज में ले रहे हैं, या फिर शॉर्ट टर्म लोन्स को हम लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए यूज ले रहे हैं। तो ये सारी रिस्क है मेरी, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मेरी इन्वॉल्व होती है। तो नाउ मैनेजमेंट को इन सारी रिस्क को कवर करना है। इन सारी रिस्क को कवर करने के लिए वो क्या बनाता है, कुछ पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाता है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पे, इन सारी रिस्क को एक तरह से एक एक वर्ड्स के अंदर दे दिया आपको।
हमने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से भी ज्यादा रिस्क पढ़ी थी, में भी रिस्क है वो पढ़ी थी। तो देखिए वो कुछ पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाता है ताकि रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंक्रीज हो सके। पर्पस क्या है उसका? इंटरनल कंट्रोल्स लगाने का। हमने आज तक पढ़ा कि भाई रिस्क, फ्रॉड, एरर्स को कम कर सके। नाउ हमने उन रिस्क, फ्रॉड और एरर्स को अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड रिस्क पढ़ी। तो एक हमने पढ़ा भाई अकाउंटिंग में गड़बड़ हो सकती है, तो उसके लिए हमने कहा कि मैनेजमेंट कंट्रोल्स लगा देता है टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, हमने कहा कि वो लोग वेस्टेज कर सकते हैं हमारे रॉ मटेरियल का, आइडल टाइम ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने कहा कि भाई वो इस तरीके से पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाएगा ताकि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस इंक्रीज हो जाए। क्लियर सबको? ठीक है, तो जो नॉर्मली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिस्क है वो सारी रिस्क मैंने यहाँ पे कवर कर ली। अब हमने कहा कि परचेज डिपार्टमेंट में वो गुड्स चोरी करके ले जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हो सकता है कि फाइनेंस वाले हमारे मनी का मिस यूटिलाइजेशन कर ले, तो इसके लिए हमने सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स का वर्ड यूज में लिया है। मैनेजमेंट ऐसी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाता है ताकि हमारे यहाँ पे बिजनेस में जो भी असेट्स यूज में आ रही है उनकी वो सेफ गार्डिंग कर सके। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा कि भाई अकाउंटिंग अगर है ना, और एचआर डिपार्टमेंट है, वो लेट करेंगे तो हमें बहुत सारी पेनल्टीज लग सकती है। पेनल्टीज भी एक रिस्क ही है हमारे लिए, हमारा तो मनी का गलत ही यूज में हो रहा है। तो इसके लिए हमने एक वर्ड लिया है कि मैनेजमेंट ऐसी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बना देता है ताकि टाइमली आपके लॉज और रेगुलेशंस की कंप्लाइंसेस हो। तो ऑलमोस्ट जितनी भी रिस्क हमने ऊपर बोली कि हायर रेट पे आप परचेज कर रहे हो गुड्स को, तो वो हमने क्या कर लिया, कैश की सेफ गार्डिंग कर ली, है ना, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी कर ली ऑपरेशंस की। तो हर एक चीज को हमने इन 4 वर्ड्स के अंदर क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। तो मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल्स क्यों लगाता है? अब क्यों लगाता है, मैं रिस्क को कम करना भूल जाओ। कौन कौन सी रिस्क को कवर कर रहा है? रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बढ़ा रहा है, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस बढ़ा रहा है, सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स को इंक्रीज कर रहा है, और कंप्लाइंसेस हो जाए टाइमली लॉज और रेगुलेशंस की। इसलिए मैनेजमेंट क्या करता है, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स प्रिपेयर करता है। नाउ इनके मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैंने आपको समझाया है ट्रायल बैलेंस और बीआरएस, याद है आप लोगों को? यस मैम। दोनों ही हमारे यहाँ पे पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं होते हैं। ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं, दिस इज अ स्टेटमेंट, ये हम बनाते हैं ताकि हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कर सकें। ठीक है, तो दिस इज अ इंटरनल कंट्रोल। ये एक पॉलिसी है, ये एक मैनर है जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि इस तरीके से आप लोग काम करोगे तो पता रहेगा हमें कि हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। हम एरर्स को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देन बीआरएस भी आप इसीलिए बना सकते हैं ताकि जो बैंक की पासबुक और आपकी कैश बुक के बैंक कॉलम में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, टाइमली डिफरेंसेस या एरर डिफरेंसेस, वो डिफरेंसेस आप फाइंड आउट कर सको। तो दिस इज ऑल्सो अ कंट्रोल टूल कि हम एरर्स को, फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो जहां भी एरर्स और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपने कोई भी चीजें पढ़ी है, वो सब हमारे इंटरनल कंट्रोल्स हैं। आपने कॉस्टिंग के अंदर बजट पढ़ा है, बजट चैप्टर पढ़ा है? हाँ मैम। हाँ मैम। तो बजट से हम क्या करते हैं, बजट से हम क्या करते हैं, बजट पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि लाइक नेक्स्ट मंथ के अंदर हमें कितना खर्चा होगा, हमें परचेज पे कितना मैक्स टू मैक्स खर्चा होने वाला है ना, हमें कैश का कितना लेवल मेंटेन करके रखना है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़े। तो ये सब क्या है, हमारी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली हम ऑपरेशंस का यूज ले रहे हैं, है ना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप लोग अभी पढ़ रहे हैं ना सब लोग?
Yes, Yes, ma'am. करेंटली चैप्टर ही आपका यही चल रहा है ना। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप लोग क्या करते हैं, हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि एक फिनिश्ड गुड्स को प्रिपेयर करने के लिए आपका रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, आपका लेबर आवर्स कितने लगेंगे, ठीक है, कौन कौन से रॉ मटेरियल का क्या क्या यूज होगा। तो ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डिसाइड कर रहे हैं। अगर आप इन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पाते हैं, इनसे ज्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि आप मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेज का। तो ये क्या है, कोई कंट्रोल टूल है या फिर कोई फॉर्मेलिटी है? कंट्रोल टूल। कंट्रोल टूल है। एक कंट्रोल टूल है। रीजॉइन कर लो एक बार।